हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 8 करने वाले हैं एटम्स। ये चैप्टर काफी आसान भी है और वैसे तो इसको रिलेट किया जाता है कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फिजिक्स में बहुत जरूरी है क्योंकि E = mc स्क्वायर रिलेशन को कुछ हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी इसमें, लेकिन वो इतना अच्छे से हुआ नहीं था। तो जैसे ही चैप्टर एटम्स आता है तो हमारे दिमाग में एक आ जाता है कि भाई सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके अराउंड हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर आता है, ये सीधा नहीं आया था, ये भी कुछ कंक्लूजन्स के बाद आया था। तो सबसे पहले जो ये कंक्लूजन निकाला था, ये निकाला था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये तो बहुत ही बेसिक था कि उसने क्या किया था कि भाई एक स्लाइस ली किसकी? वाटरमेलन की, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स थे, जो छोटे छोटे सीड्स थे, उनको बोला कि ये सब क्या है? मेरे इलेक्ट्रॉन्स। ये सब मेरे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी जो रेड कलर का जो पार्ट था, रेड पार्ट, जो रेड ब्रेड बोलते हैं इसको, रेड ब्रेड, इसको उसने एज्यूम किया कि ये मेरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इस वाटरमेलन छोड़ो, इस एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने सिर्फ ये क्या था, उस टाइम तक किसी को पता ही नहीं था कि एटम होता क्या है। तो ये एक नई इन्वेंशन थी एटम की, तो इसलिए हमने उस चीज को एज्यूम किया। लेकिन धीरे धीरे जब हम एटम से पता चला कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, तो फिर आता है रदरफोर्ड एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फिर आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया था? उसने किया था कि असल में एक कैविटी ली और यहां पर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया विद हाई वेलोसिटी या मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी, और एक थिन लेयर की फिल्म लगा दी ताकि सिर्फ कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करें। यहां पर एक गोल्ड फॉयल की प्लेट रखी जिसका डायमीटर अराउंड -10 उसने रखा। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉयल इतनी ज्यादा थिन हो जाती है, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट वो उसको ब्रेक नहीं होने देती। यानी इतनी है कि अगर मैं इस उंगली पे रख रहा हूं तो मुझे नजर ना आए, एक तरीके से इनविजिबल हो। इतनी पतली एक गोल्ड फॉयल की प्लेट ली गई जो हमने उसमें शो किया। तो जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को विद हायर फ्रीक्वेंसी क्या किया, हमने उसको कोलाइड किया, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए? क्रॉस कर गए। क्रॉस कर गए। एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो गया? कॉल बैक हो गया एग्जैक्ट 180 डिग्री पे। तो ये चीज तो हैरान थी कि अल्फा पार्टिकल्स के पास चार्ज था पॉजिटिव, और ये थ्योरी तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव यानी सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इट मींस ये यहां किसी पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होके वापस आया है, सेम पाथ पे आया है। तो उसने इस चीज को थोड़ा सा फिर से एक्सपेंड करना शुरू किया। इस वजह से हमें उसने बताया कि असल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ किस पे है? सेंटर पे है, जिसको उसने नाम दिया कि उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। उसको क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है। तो ऐसे उसने न्यूक्लियस को फाइंड किया, लेकिन उसके बाद उसने इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक जूम करके थोड़ा सा और एडिशनल इसके कुछ एजम्पशंस निकाले। वो क्या निकाले कि बाई चांस हमारे पास ऐसे ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है। देखो अब वो जो गोल्ड फॉयल है वो इतनी बड़ी है,
ठीक है, उसको थोड़ा सा जूम किया तो जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे वो कोई एक तो टकरा के क्या हो गया बेटा, वापस चला गया। ऐसे भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या हो गए, थोड़ा सा अपने पाथ से क्या हो गए बेटा, डेविएट हो गए। ठीक है, उनको जाना चाहिए था ऐसे, चले गए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जाना चाहिए था ऐसे, चले गए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये डेविएशन हुआ तो जाहिर सी बात है इस अल्फा पार्टिकल रेज के पास भी पॉजिटिव चार्ज था, इस न्यूक्लियस के पास भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इसका इम्पैक्ट ये तो नहीं है ना कि जो इसके सेंटर पे जाके अटैक करेगा, ये सिर्फ उसी पे इफेक्ट है। जब भी कोई चार्ज होता है तो उसका एक थोड़ा सा क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, फील्ड होता है। अगर मुझे पता चल जाए कि इसका इम्पैक्ट कितने नंबर ऑफ द पार्टिकल्स तक हुआ, तो मैं जूम करता हूं एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर लाइन से कितनी दूर है, r0, जो कितनी दूर है r0, उसको मैंने जूम किया कि ये कोई अल्फा पार्टिकल है जो डेविएट हुई थी। अल्फा पार्टिकल की एक रे थी जो r0, देखो सेंटर लाइन से r0 दूर था, वो भी डेविएट हुआ, इधर देखा वो भी डेविएट हुआ। तो मैं इस r0 को जोड़ दूं तो मेरे पास एक तरीके से क्या आ जाएगा बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या आ जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको वैसे उसने क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से एक्सप्लेन किया था, हम इसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द अल्फा पार्टिकल विच चेंज इट्स पाथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम सेंट्रल लाइन विच जस्ट डेविएटेड एट 180 डिग्री एंगल, जो क्या हुई 180 डिग्री एंगल से वापस पाथ चलेगी, उससे r0 डिस्टेंस तक जितनी भी अल्फा वैलेंस थी, जो कि अराउंड 0.14% जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स थे, वो कितने से हुए, 1% या 1 डिग्री से क्या हुए, डेविएट हुए। ठीक है, तो बेटा जब चार्ज है तो उसका कुछ फील्ड भी होगा, और बाय चांस एक दूसरा चार्ज है, जैसे यहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे बाय चांस, चलो अल्फा पार्टिकल्स ही मान लेते हैं चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज था Ze। तो ये तो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ था कि दो चार्जेस हैं, चाहे सॉरी +2 लिखा हूं मैं, दो चार्जेस हैं Q, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। यूनिट 1 में किया था, तो वो फोर्स किसके इक्वल था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे ही मेरा जो ये चार्ज था, ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर आया, इनके बीच में मेरे पास क्या होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स क्या होना चाहिए, देखो हमने जो अल्फा पार्टिकल्स किए उनके लिए जो हमने चार्ज प्रोवाइड किया वो किया Ze, एटॉमिक नंबर, पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज। जो इस पे चार्ज था वो कौन सा था बेटा, E, वो कौन सा था, E। तो हमने वैसे तो इस आपकी कई बुक्स में हीलियम ले रखा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास होता है कितना, 4। तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कई बार हमारे यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स का लिख देते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, फोर्स का रिलेशन चाहिए। तो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze। Z इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो एक हीलियम न्यूक्लियस से मैंने भेजे थे, इनटू E जो कि चार्ज है, पॉजिटिव भी है इसका, अपॉन क्या रहेगा, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैंने क्या लिख दिया, R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Z अपॉन R स्क्वायर। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का बेसिक से आप कर सकते हैं, भाई ये 2 प्रोटॉन इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स के पीछे में है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लोजेस्ट अप्रोच की, हम बात कर रहे थे क्लोजेस्ट अप्रोच की, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच यही तो है कि जो न्यूक्लियस के इतने पास से गई, जो डेविएट तो हुए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन वो थीटा 180 डिग्री नहीं हुआ, वो जैसी बात है 180 से कम हुआ। अगर ये 179 है तो ऐसे जाता, 140 है तो ऐसे जाता, 120 है तो ऐसे जाता, और 190 है तो क्या पता ऐसे डेविएट हो जाता। तो इसलिए 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 1 डिग्री से ज्यादा ग्रेटर एंगल पे क्या हुए, स्कैटर हुए। सिर्फ 1 आउट ऑफ
8000 अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डेविएट हुए 90 डिग्री से। और देखो 8000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से क्या हुआ, डेविएट हुआ। अब देखो बाय चांस अब बात करते हैं इनके फोर्स की, या मैं कहूंगा क्लोजेस्ट अप्रोच की, क्योंकि हम रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं तो रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की और जरूरत थी। वो क्या थी बेटा, देखो क्लोजेस्ट अप्रोच, जब कोई भी चार्ज ऐसे होता है तो उसका एक पोटेंशियल भी जनरेट होता है। तो पोटेंशियल किससे डिनोट करता था मैं, V से। V मेरे पास क्या होता था, F/Q। इट मीन्स यहाँ भी जो पोटेंशियल है इस न्यूक्लियस का वो जनरेट हुआ होगा, वो कितना होगा, सेम वही फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखो 1/4πε0 इंटू ZE इंटू 2E अपॉन R स्केयर अपॉन जो मेरे पास चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मेरे पास क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज क्या रहेगा बेटा 2E, तो कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, 1/4πε0 ZE अपॉन R स्केयर। दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या हो जाती है, इनटू में क्या कर देता हूं मैं, चार्ज। हालांकि देखो मुझे रिजल्ट वही निकालना है, लेकिन क्या है एक्सप्लेनेशन की बात है कि भाई 2E, दिस इज Z, दिस इज 2E। तो जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, 1/4π, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ZE अपॉन R स्केयर इंटू 2E। दिस इज द पोटेंशियल चार्ज। ठीक है, अब देखो ये थी पोटेंशियल एनर्जी, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या निकालनी है इनकी, जब ये रोटेशन ले रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा आसान है। वो कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ये कर रहे हैं हम क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4πε0 इंटू ZE इंटू 2E अपॉन R बाई R0। इस बार तो ये जो सेंटर से पैरेलल लाइन थी उसका जो डिस्टेंस है वो क्या निकाल रहा हूं मैं, R0 स्केयर। ठीक है, इस R0 को इधर ले जाऊं, R0, तो क्या हो गया, R0 को इधर ले जाऊं तो R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE 2E अपॉन 1/2 mv स्केयर। ये क्या है मेरा, जितने डिस्टेंस R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 ZE चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ओवर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered by angle theta। अगर n नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हुए विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो उसका सीधा सा रिलेशन गिवन है, किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं की थी, उसने क्या किया था 1/sin⁴ θ/2। 1/sin⁴ θ/2। These are the number of the particles scattered by any angle। अब वो 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब अप टू 180 डिग्री उसने क्या किया, नंबर ऑफ द। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने आपको एक ग्राफ भी बना के दे रखा होगा, उस ग्राफ को समझते हैं। देखो ग्राफ, number of particles scattered मतलब n थीटा, ये है थीटा। अगर मैं इसको 0 50 100 150 200, ठीक है, यहां तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। और यहाँ n raised to power 2
ऐसे करके 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 7। ठीक है, तो जब 10 रेज टू पावर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हुए, वो कितने से हुए? अराउंड, या मैं 0 क्यों लिख गया, या 25 लिख देता हूं, तो अराउंड 25 डिग्री से नीचे हुए। जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्या होते गए बेटा? डिक्रीज। नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्या होते गए? डिक्रीज। तो देखो यहां पर दिस इज 180 डिग्री, इट इज अराउंड 180 डिग्री। ठीक है, इसको आपकी बुक में ऐसे ड्रॉ कर रखा है। ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, जब एक कैविटी के अंदर अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉयल पे कोलाइड किया गया, तो जो सीधे गए, हमारा एक्सपेरिमेंट उन पे नहीं है। हमारा एक्सपेरिमेंट है कितने तो मुड़े, कितने एंगल से मुड़े, कितने वापस आए। तो वो एक वापस तो यहां पर शो हो रहा है। एंगल जो डेविएट हो रहे हैं वो देखो यहां से लेकर 10 रेज टू पावर 7 अल्फा पार्टिकल्स बिटवीन 0 to 25 डिग्री एंगल पे क्या हुए थे? स्कैटर हुए थे। 10 रेज टू पावर 6 कितने पे हुए थे? अराउंड 40 पे। तो कितने हो गए? अराउंड 25 to 40 या 25 to 50 डिग्री पे कितने डेविएट हुए? 10 रेज टू पावर 6। तो ऐसा एक ग्राफ आप लोगों को गिवन है। ठीक है, अब निकालते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है। अभी हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी भी चाहिए होगी। तो जैसी बात है, रदरफोर्ड ने बताया कि भाई सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जब भी कोई बॉडी या कोई चार्ज किसी एक चार्ज के अलोंग, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ रिवॉल्व करेंगे, तो दे हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो किसके अलोंग घूम रहे हैं? एक सेंटर के अलोंग घूम रहे हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके साथ बैलेंस करेगा? जो मेरे पास फोर्स है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज E इंटू E अपॉन R स्क्वायर। अब इस बार मैं E और E क्यों ले रहा हूं? जब तो मेरे पास एक प्रॉपर हीलियम का एक एटम था, इस बार मैंने एक कोई भी स्पेसिमेन लिया है। इट इज अ स्पेसिमेन, इट इज अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन पे यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव। मैंने पॉजिटिव लिख दिया और नेगेटिव। अगर आप लोग इसको लो -E, अब ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E फॉर स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन एंड -E इज फॉर इलेक्ट्रॉन अपॉन में उन दोनों के बीच का डिफरेंस। उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या किया मैंने? R कर दिया। तो मेरे पास जो इस R से ये कैंसल आउट हो गया, इस R से ये कैंसल आउट हो गया, तो R की वैल्यू यानी इट डिफाइंस साइज ऑफ न्यूक्लियस। जब मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी, इस R की वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा एक स्फीयर टाइप है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू, ये R यहां आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -E स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ द एटम। अब यहां पर उसकी एक कमी हो गई थी कि वो रेडियस कौन से शेल का ले, KLMN। हालांकि ये उसकी क्या है? लिमिटेशंस में आ जाएगा। ये उसकी क्या आ जाएगा बेटा? लिमिटेशंस में आ जाएगा। ठीक है, अब जब मेरे पास R है, तो मुझे जब कोई बॉडी किसी के अलोंग घूम रही है, तो मैंने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, तो एटलीस्ट मुझे क्या निकालनी चाहिए? अब काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी चाहिए। मुझे क्या निकालनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, इसको यानी 1/2 mv स्क्वायर इनटू में R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -E स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई उस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या आई बेटा?
2 4 जा 8, तो माइनस ई स्केयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस दिस इज द वैल्यू। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या दिखा रही है कि भाई उन दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्शन का। उन दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्शन का। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है तो टोटल एनर्जी भी निकालनी चाहिए मुझे इसकी। वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, या मैं कहूं पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इट मींस U प्लस के। पोटेंशियल को इससे करते हैं, वो क्या निकलेगा, U क्या था, हमने निकाला था E स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में E स्केयर अपॉन 8 पाई। क्यों, ये माइनस का साइन किसकी वजह से आया, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तो प्लस था लेकिन इस माइनस के साइन की वजह से मैंने क्या लिख दिया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 1/4 माइनस 1/8 करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए मेरे पास, 1/8। तो इट मींस जो टोटल एनर्जी आई वो भी मेरी क्या आई, माइनस ई स्केयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास जो एनर्जी आई वो क्या आई बेटा, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूं। मेरे पास जो एनर्जी आई वो क्या आई, माइनस ई स्केयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आई मेरे पास, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मुझे उनका रेडियस गिवन है तो मैं क्या कर देता हूं, r से मल्टीप्लाई। तो इट मींस इट शोज मी द एनर्जी इज ऑलवेज बी नेगेटिव। वो क्यों, क्योंकि वो जो उसके टुवर्ड्स सेंटर जा रही है तो एनर्जी वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ लूज या गेन करने का चांसेस है। तो वो जो लूज करेगा तो उसकी एनर्जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रदरफोर्ड को 4 सीरीज मिली हमें। कौन सी मिली, स्पेक्ट्रल सीरीज। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनको स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज डिवाइड की गई किसके ऊपर, तो रदरफोर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। रदरफोर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। तो 4 तरह वही किया था, लाइमैन। इन्होंने जब सीरीज बनाई तो इन्होंने, इनकी जो सीरीज थी वो टोटली बेस्ड थी ऑन वेवलेंथ। वो क्यों, क्योंकि जब हमने इन एंगल नंबर ऑफ द थीटा निकाला तो वो ये भी तो था ना कि अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल कैसे कर रहा है। और हम ये चीज ऑप्टिक्स में, सॉरी हमने ऑप्टिक्स किया नहीं लेकिन ऑप्टिक्स में प्रूव करेंगे कि जो कोई भी एक लाइट या कोई भी एनर्जी है वो ड्यूअल नेचर की होती है। वो किसकी होती है, ड्यूअल नेचर की होती है। यानी वो पार्टिकल फॉर्म में एज वेल एज इन वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव देखो, एक तो ऐसी वेव है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा क्या है, ज्यादा। एक ऐसी वेव है जिसके फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, नंबर ऑफ द रोटेशंस पर सेकंड। तो वेवलेंथ ज्यादा है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज भी मैंने किसके ऊपर बनाई, जो रदरफोर्ड में सीरीज बनी थी वो किसके अलोंग बनी थी, हमारे वेवलेंथ के। तो उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था। सबसे पहले बनाया था लेमन, फिर ब्रैकेट, फिर पास्कल। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया 1 बाय, इसको फॉर्मूले को लिखता हूं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्केयर माइनस 1 अपॉन n स्केयर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 3, 4। ये किसके लिए थी मेरी, किसके लिए थी, लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, ये क्या थी, लेमन। फिर आया ब्रैकेट, ब्रैकेट स्पेक्ट्रल सीरीज। उसने भी यही फॉर्मूला यूज किया।
हल्का हो गया मेरा डस्टर। उसने क्या किया, 1 बाय लैम्डा इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 3, 4, 5। ठीक है, जो ये आर है, आर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये केमिस्ट्री का एक वर्ड है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान होगा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। तो वो कौन से ऑर्बिट में है ये उसने एक्सप्लेन किया कि भाई E1, E2 और E3 कौन से ऑर्बिट में है। वो उन्होंने डेराइव करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया कि वेवलेंथ पता कर लो किसी इलेक्ट्रॉन की। अगर मुझे पता चल जाता है कि उसकी वेवलेंथ मेरे इस फॉर्मूले के अंडर आती है तो मैं सीधा बता देता हूँ वो कौन से में है, सेकेंड ऑर्बिट में। अगर उसकी वेवलेंथ आ जाती है इसके अकॉर्डिंग तो मैं उसको बोल देता हूँ फर्स्ट में। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारे पास जैसे जैसे वैल्यू स्पेक्ट्रल सीरीज बढ़ती गई तो ब्रैकेट के बाद आया था पास्कल, उसके बाद आया था बेलमर और उसके बाद आया था P4। ठीक है, इन सब ने यही फॉर्मूला किया था। बस पास्कल में हो जाएगा 3 स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 4 स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 5 स्क्वायर, एन की वैल्यू इसमें हो जाएगी 4, 5, 6, इसमें हो जाएगी एन की वैल्यू 5, 6, 7 सो ऑन, इसमें एन की वैल्यू हो जाएगी 6, 7, 8 सो ऑन। यानी जैसे जैसे हमारे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। फर्स्ट सीरीज है लेमन सीरीज, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेगा तो लेमन सीरीज के अंडर आएगा, अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करेगा तो वो ब्रैकेट सीरीज के अंदर आएगा। थर्ड ऑर्बिट के में पास्कल ने एक्सप्लेन किया, फोर्थ ऑर्बिट को बेलमर ने और फिर P4 ने किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल सा था। असली जो काम था, अब इस रदरफोर्ड ने भी कुछ कमियां छोड़ दी थी। रदरफोर्ड ने भी अपनी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की थी, इसकी भी कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस क्या थी रदरफोर्ड की, limitations of Rutherford। ठीक है, क्या किया उसने, कहा कि अगर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, एटम्स के कॉम्बिनेशन, जैसे 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ एटम्स जाके मिलते हैं तो 1 मोल होता है। तो बाय चांस एक दूसरा एक दूसरा एटम लिया E, तो क्या होगा, जब ये मिलेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर जो E होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक तो फॉर्मेशन नहीं बता पाया था। अगर इसने कहा, वैसे इसने बाद में अपनी बात को ठीक कर लिया था कि एक का सरफेस दूसरे के सेंटर से कोइंसाइड करेगा, तो ये इसने कुछ इस तरीके से समझा दिया था बाद में। जैसे अगर मैं कोई पेज लूं, तो हम इसके बाय चांस रोल कर लेता हूं मैं ऐसे, तो इसके अंदर फर्स्ट K शेल, L शेल, फिर लास्ट में है M शेल, कुछ ऐसा। लेकिन इसने इसको ऐसे नहीं किया था, इसने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था। इसने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि भाई देखो ऐसे अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर K शेल है, फिर L है, यानी न्यूक्लियस यहां है। तो ये नहीं है कि K शेल यहां घूम रहा है, इसके यहां घूम रहा, नहीं, वो इसके इधर, L शेल उधर। तो जैसे जैसे इसका स्फीयर का रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके ऑर्बिट बढ़ते जा रहे थे, इधर भी उसके वैसे वैसे ऑर्बिट, तब जाके वो एक प्रॉपर क्या बन रहा था, मेरा स्फीयर बन रहा था। तब जाके वो मेरा क्या बन रहा था बेटा, एक प्रॉपर स्फीयर।